जो कोलकाता हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं कुर्मी समुदाय का या रांची में, उसका क्या अपडेट है? तो हम उम्मीद करते हैं कि पूजा के बाद ये मैटर आ जाएगा और जिस दिन आ जाएगा उसी दिन वो फाइनल हियरिंग होगी उसकी। आपने जो दावा किया कि भाई जो इनका डीएनए रिपोर्ट है 65,000 साल पुराना जो कुर्मी है वो आदिवासी है। 1865 का सक्सेशन जो एक्ट है वो इन पर लागू नहीं होगा। किस पर लागू नहीं होगा? झारखंड में रहने वाले तमाम आदिवासियों का। कुर्मी कहता है कि भाई आपने जितने भी कानून लगाया है उससे में मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकली, सत्ता में हिस्सेदारी, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो अगर मान लीजिए कि सबको आप आदिवासी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? 50% से ज्यादा आरक्षण हो जाएगा। तो जैसे इनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा हो जाएगी वैसे ही इनका आरक्षण भी 50% से ज्यादा हो जाएगा। मणिपुर में जिस दो समुदायों के बीच में हिंसा फैली है वो झारखंड में भी हो जाएगा अगर इस तरीके का, अगर कुर्मी को आदिवासी का स्टेटस मिलता है। 28 लाख लोग 1.5 करोड़ लोगों से लड़ेंगे। मैंने आप क्या चाहते हैं? लड़ेंगे तो झारखंड खत्म हो जाएगा। जेएमएम ने खासतौर पर डाइल्यूट किया और आप एक कटाफटा झारखंड ले लिए। झारखंड में कभी आदिवासी बनाम कुर्मी जैसा कोई झगड़ा रहा ही नहीं। शिबू सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले नहीं है, ये गलतफहमी हटा दी है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अभी जेएमएम में वर्चस्व किसका है? शिबू सोरेन जी के परिवार का है। मुख्यमंत्री है उनके बेटा, है ना, और उनका पूरा खानदान राजनीति में है। हेमंत सोरेन को ये लग रहा होगा कि भाई मेरे शासन अगर हम नहीं चीफ मिनिस्टर बने तो बीजेपी का बनेगा और बीजेपी का नहीं बनेगा तो हम बनेंगे। सत्ता जाने का किसको डर है? हेमंत सोरेन। जेएमएम को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो लागू नहीं हुआ है वो सब लागू हो जाएगा। ये सब जो यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन वगैरह जो बन रहा है ये सब नहीं बनेगा कुछ भी। तो अगर कुर्मी बन जाएंगे आदिवासी और 52% की जनसंख्या का जब कंट्रोल हो जाएगा झारखंड पर तो उनका जो राजतंत्र है वो खत्म हो जाएगा। हेमंत सोरेन तब नहीं बन सकेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि कुर्मी अगर आदिवासी बन गए तो जो जमीन, जल, जंगल और जमीन को जो लूट है झारखंड में वो बंद हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और आज फिर से हम बात करेंगे, देख रहे होंगे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में जिस तरीके से कुर्मी समुदाय ने रेल रोका आंदोलन शुरू किया है और ये बहस फिर से छिड़ गई आपस में। आदिवासी बनाम कुर्मी को लेकर दोनों तरफ से बहस हो रही है और आज हमारे साथ इस मामले को कानूनी लड़ाई लड़ने वाले कोलकाता हाई कोर्ट हो या रांची के हाई कोर्ट, दोनों जगह पर इस मामले को कोर्ट के अंदर जो है कुर्मी समुदाय की तरफ से इस मामले को लड़ाई लड़ रहे हैं एडवोकेट और अखिलेश श्रीवास्तव। और सीधे हम बात करेंगे कि अभी इसका लीगल जो है अपडेट क्या है, कहाँ तक है, और जो एक दावे किया गया है, हालांकि उसको लेकर काफ़ी इनको नाराज़गी या इनकी जो है सोशल मीडियाज़ पर आलोचना भी हो रही है कि भाई कुर्मी जो है 65,000 साल पुराना उनके डीएनए रिपोर्ट में आदिवासी यहाँ का है, ऐसा डीएनए रिपोर्ट मिला है। इस दावे को लेकर लोग काफ़ी इस पर आलोचना भी कर रहे हैं। पहले सीधे सवाल सर, जो कोलकाता हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं कुर्मी समुदाय का या रांची में, उसका क्या अपडेट है? कहाँ तक वो मामला पहुँचा हुआ है? कानूनी लड़ाई कहाँ तक पहुँची हुई है? देखिए, रांची अभी हम नहीं ले रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि हाई कोर्ट कलकत्ता जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता में कभी भी किसी भी दिन सुनवाई हो जाएगी। नॉर्मली हम जो शेड्यूल है उसमें हर फ्राइडे को वो मैटर लगता है, मतलब जिस लिस्ट के अंडर में मेरा मैटर आता है तो किसी भी दिन पकड़ लेगा। तो छुट्टियां इतनी हो जाती हैं, उसके चलते हम उम्मीद कर रहे थे कि ये शायद सितंबर में हो जाए, लेकिन सितंबर में नहीं हुआ छुट्टियों के चलते। और एक आध बार ऐसा हुआ कि जो ऑनरेबल जस्टिस हैं वो खुद छुट्टी में थी, जिसके चलते नहीं हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूजा के बाद ये मैटर आ जाएगा और जिस दिन आ जाएगा उसी दिन वो फाइनल हियरिंग होगी उसकी। क्या इसमें केंद्र और राज्य से जवाब मांगा गया तो उन्होंने दे दिया है? केंद्र की तरफ से जवाब आया है, राज्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो अगले डेट पे हम कहेंगे कि राज्य की तरफ से जो जवाब आने वाली जो बात थी अब उसको कंक्लूड कर दिया जाए, मतलब उसको क्लोज कर दिया जाए, उस ऑप्शन को क्लोज कर दिया जाए और हमको सुन लिया जाए। तो ज़्यादा उम्मीद है कि पहले डेट पे अगर कोई अड़चन अगर होगी भी तो उसके नेक्स्ट डेट पे हियरिंग एकदम पक्की हो जाएगी। हो सकता है पहले ही, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले डेट पे हो जाएगी, क्योंकि स्टेट के इंटेंशन से या उसके हाव भाव से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्टेट कोई इसमें एफिडेविट डालेगी नहीं। हाँ, और जो सेंटर डाली है उसने स्टेट को क्रिटिसाइज़ किया है, उसने मेरे पिटीशन पर कुछ कहा ही नहीं है। तो अगर ये बात ऑनरेबल जस्टिस को समझ में आ जाएगी तो हो सकता है पहले दिन हियरिंग हो जाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि छुट्टी के बाद, मतलब ये पूजा की छुट्टियों के बाद जब कोर्ट खुलेगी तो कलकत्ता हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग हो जाएगी और कलकत्ता हाई कोर्ट में हियरिंग हो जाएगी। उसी आधार पर हम रांची हाई कोर्ट में भी मतलब उसको ये करा के उसको मेंशनिंग करके। जो जवाब आए हैं वो आपके पक्ष में, समाज के पक्ष में आया है या विरोध में आया है? नहीं, केंद्र सरकार वही बोल रही है, मतलब बंगाल सरकार ने अपनी जांच कराई, जिसको वो कोई जेनेटिक स्टडी नहीं थी, उनका एंथ्रोपोलॉजिकल एक
स्टडी, मतलब उनका जो बॉडी है जो इसकी जांच कर, सोमा मुंडा की रिपोर्ट है, बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है, क्योंकि सोमा, हाँ TRI नहीं, यहाँ जो झारखंड की, हाँ की जो रिपोर्ट जो अर्जुन मुंडा ने बनवाया था, तो उसमें ये जो साहब थे सोमा मुंडा, उन्होंने क्या किया कि सारे फैक्ट्स लिए रिजले की किताब से और उसके निष्कर्ष को उल्टा कर दिया। मतलब जो डाल्टन साहब ने कहा है या रिजले साहब ने साफ साफ कहा है कि भाई बिहार के कुर्मी और यहाँ के कुर्मी जो हैं वो एक नहीं है। बिहार के कुर्मी मतलब वो टिटुलर हैं, मतलब जो हिंदू जो ये है, माने हम लोगों का जो भारद्वाज और ये सब जो गोत्र चलता है, तो उस गोत्र से वो निर्धारित होते हैं। जबकि ये लोग जो हैं टोटेमिक हैं, जैसे ये 81 गुष्टी इनका माना जाता है, ये टोटेमिक हैं, ये टिटुलर नहीं है। मतलब ये भारद्वाज, वशिष्ठ, इस तरह के जो हमारे गोत्र हैं, हिंदू धर्म में है, उससे मिलता जुलता इनका, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जैसे टोटेमिक हैं, उसी तरीके से बाकी आदिवासी भी टोटेमिक हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये हिंदुस्तान में ज़्यादा समय से रह रहे हैं, बाकी आदिवासी जो हैं दूसरे जगहों से आए और बहुत हाल में आए हैं। जैसे आर्यन लोग आए हैं करीब 3,500 साल से 4,000 साल के बीच में, 3 से 3,500 साल के बीच में। उससे थोड़ा पहले करीब 500 साल पहले बाकी आदिवासी हैं, सारे के सारे आदिवासी। यहाँ के जो पुराने आदिवासी हैं उसमें कुर्मी हैं, उसमें माल पहाड़िया हैं, सबर हैं, असुर हैं, ये लोग यहाँ के पुराने हैं, ठीक है ना, जिनकी बात नहीं होती है। मतलब जो असली हिंदुस्तान के जो पुराने आदिवासी हैं उनकी बात नहीं होती है। मतलब हिंदुस्तान नहीं, हमको झारखंड कहना चाहिए। हिंदुस्तान में तो होंगे दूसरे बहुत, गुजरात में बहुत, यहाँ तक कि आपको कश्मीर में भी मिलेंगे आदिवासी। मैं झारखंड की बात करता हूँ। झारखंड के जो पुराने आदिवासी हैं वो, ये जो लोग विरोध करने वाले हैं वो नहीं है। सबसे ज़्यादा आपके उस दावे को लेकर आदिवासी समाज या बहुत सारे बुद्धिजीवी नाराज़ रहे हैं और आप पर उन्होंने बहुत हमला बोला कि भाई आपने जो दावा किया कि भाई जो इनका डीएनए रिपोर्ट है 65,000 साल पुराना जो कुर्मी है वो आदिवासी है। इस दावे को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो लोगों ने प्रतिक्रिया दिया आपको लेकर, खासकर हमने ग्लेडसन का पढ़ा और भी कई लोगों का, जो आपको निशाने पर उन्होंने लिया कि आप जो है इस सिर्फ आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आदिवासी कुर्मी को लड़ाने की बात इसमें कहाँ से आई, मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में बताऊं कि 86 में सूरज सिंह बेसरा, उनके रांची के जो इनके लीडर लोग थे, इन लोगों ने मिलकर प्रभाकर तिर्की, सूरज सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की और बहुत सारे युवा जो कॉलेज में थे उस समय, इन्होंने आजसू बनाई। और आजसू बनाने के पीछे मकसद क्या था कि झारखंड को अलग करना है, ब्रॉड माने बृहद झारखंड। ये झारखंड नहीं जो हमको मिला है, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये तो कटा छटा झारखंड हमको मिला है। बृहद झारखंड की मांग को मद्देनजर रख के, मतलब उसको, उस गोल को सामने रख के युवाओं ने एक संगठन बनाया आजसू, जिसके बेसरा जी और प्रभाकर तिर्की जैसे जो कुछ लोग थे, ये लोग लीड कर रहे थे। फिर बाद में करीब 53 संगठनों का झारखंड समन्वय समिति बना, जिसमें जितने झारखंडी संगठन थे जेएमएम को छोड़कर सब लोग आए। उसमें उस समय एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी झारखंडियों की, झारखंड की, वो झारखंड पार्टी, वो भी आई। तो करीब 53 संगठनों का इसमें मतलब पार्टिसिपेशन हुआ और झारखंड समन्वय समिति बनी। और पहली बार, आपको मैं बताता हूँ, शायद लोग अब इसकी बात नहीं करते हैं, पहली बार जो पूर्ण झारखंड बंद हुआ था, पूर्ण झारखंड मतलब बृहद झारखंड, ये झारखंड नहीं, कटा छटा झारखंड नहीं, पूर्ण झारखंड जो बंद हुआ था वो झारखंड समन्वय समिति की तरफ से बंद हुआ था। अच्छा, मेरी उस समय जो है समझ नहीं थी कि ये कुर्मी आदिवासी हैं कि नहीं हैं। मुझे बस इतना पता था कि भाई इनको नहीं रखा गया है, 1950 का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये नहीं आते हैं, इनको ओबीसी माना जाता है और बाकी लोगों को आदिवासी माना जाता है। मेरी समझ नहीं थी, मेरी कोई स्टडी नहीं थी उस वक्त। लेकिन मैं अपने संगठन में, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का मैं मेंबर था, तो मुझे अपने संगठन की तरफ से ड्यूटी मिली कि सालगाझुड़ी में रेल रोकना है। तो सालगाझुड़ी में रेल रोकने गए, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो उसमें आधे से अधिक तो महतो लोग थे, कुर्मी लोग थे। मेरे साथ में जो लोग थे आधे से अधिक लोग, और आप जानते भी हैं उस समय झारखंड आंदोलन में चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मतलब जो प्रो झारखंड राजनीतिक दल थे, उसमें आधे से अधिक, क्योंकि इनकी जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है। ये लोग पूरे बृहद झारखंड में लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, इतनी जनसंख्या तो बाकी तमाम आदिवासियों को भी मिला दीजिए तो इनके आधे
के मतलब झारखंड में बराबर हो जाएंगे इनके कुर्मियों के साथ, लेकिन आप पूरे छोटा नागपुर के पठार पर लेंगे तो बाकी तमाम आदिवासी लोगों का जो जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा जनसंख्या कुर्मियों की है। तो जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये बहुत प्रोमिनेंटली थे, किसी आदिवासी कम्युनिटी से कम नहीं थे, बल्कि बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी जो आज विरोध कर रहे हैं वो हमको नहीं दिखते थे उस समय। तो हमको याद है कि हमको एक लाठी लगी थी वहाँ सलगाझुड़ी में, जब हम लोग रेल रोक रहे थे। मारने वाला जो पुलिसमैन था वो बिहार का था, हमको लगता है आरा ओरा का कहीं का होगा। तो उसने भोजपुरी में गाली देते हुए कि इनको मारिए, इन सबको मारिए, यही सब क्या नाम है, ये आदिवासी सबको भड़का रहे हैं, मतलब हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को। तो आप उस समय जो है, एक तो हम जानते नहीं थे कि ये विरोधाभास इनके बीच में है। हमको कभी नहीं लगा, हम कितने सारे गाँव में गए, चांडिल में हमने बहुत सालों काम किया है। अरविंद जी तो पूरी ज़िंदगी दे दी है चांडिल में, अब कुछ दिनों से सर्व सेवा संघ में काम कर रहे हैं, नहीं तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने चांडिल में रिहैबिलिटेशन की का जो आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था उसमें उन्होंने दिया। तो चांडिल के गांव में हम रहे, वहाँ कितने सारे कुर्मी हैं, मतलब जो चांडिल के एक सारे गांव डूबे उसमें आधे से ज़्यादा, बल्कि शायद 60-70% जो विस्थापित हुए वे सारे के सारे कुर्मी थे। और मतलब कुर्मी, नॉट कुर्मी मतलब मैं तो, और ये सारे के सारे लोग झारखंड आंदोलन में थे। कभी, एक सेकंड, हमको कभी नहीं लगा कि इनमें और बाकी आदिवासियों में कोई विभेद है। अब आप देखिए, मेरा सवाल जो हाँ, है कि हम 65,000 साल पुराना कुर्मी कैसे है, इस दावे को कैसे मतलब किया जाए? हम उसी पर आ रहे थे। हम पहले ये बता दिए कि जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था तब आप में और कुर्मियों में विरोध तो नहीं था, ना हमने देखा। हमको भी उस समय यही मालूम था कि भाई कुर्मी जो हैं वो ओबीसी हैं और आप आदिवासी हैं, हमको भी यही मालूम था, इससे ज़्यादा हमको जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था। अब ये है कि हम तो एडवोकेट हैं, बायोलॉजी मैंने ज़रूर पढ़ा है, लेकिन बायोलॉजी हम पढ़ना छोड़ दिए 1986 में। 87 में हम केमिस्ट्री से बीएससी ऑनर्स किए, तो बायोलॉजी हम 4 साल पढ़े। तो बायोलॉजी हम जिस समय पढ़े उस समय जेनेटिक्स बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पर था और वो सब हम भूल भी गए थे। तो हम तो कोई साइंटिस्ट है नहीं, बायो साइंटिस्ट थोड़ी हैं हम, जेनेटिसिस्ट थोड़ी हैं हम, थोड़ी बोल रहे हैं ये बात। ये 65,000 साल पहले आए कि 70,000 साल पहले, हाँ यही बात है। ये जो बोल रहे हैं वो जेनेटिसिस्ट हैं और वो अपने रिसर्च के आधार पर बोल रहे हैं। आपने रिसर्च करवाया? हमने करवाया है। हमारे करने से पहले आप ये जान लीजिए, बंगाल के जो लोधा हैं, लोधा मतलब सबर, यहाँ सबर कहते हैं, बंगाल में लोधा कहते हैं, और वहाँ के जो कुर्मी हैं, जो महंता अपने को कहते हैं, ठीक है, टाइटल थोड़ा थोड़ा अलग है। आप बंगाल में देखेंगे थोड़ा अलग टाइटल है, उड़ीसा में जाएंगे तो अलग टाइटल है, झारखंड में अलग टाइटल है। तो इनकी एक रिपोर्ट जब हम बना रहे थे, इनका पिटीशन 2021 में, जब कोरोना के समय था, इसी कोरोना के चलते तो इनका पिटीशन बना, नहीं तो इतना हम थोड़ी ही पढ़ पाते हैं। 60-70 किताबें हमको पढ़नी पड़ी उनका पिटीशन बनाने के लिए। आज कोई देगा तो हम उसको छुएंगे भी नहीं, मेरे पास समय कहाँ है। कोरोना का समय था, उसमें हम पढ़ भी लिए और हम उसको क्या नाम है बना भी दिए वो पिटीशन। तो जब पिटीशन बनाने के लिए हमको सब इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ी, तो उस समय तो हमने रिपोर्ट नहीं बनवाई थी इनकी। उस समय मेरे पास कौन सी रिपोर्ट थी? उस समय रिपोर्ट थी जो बंगाल के कुर्मी और लोधा, जो यहाँ के सबर हैं, उनकी एक रिपोर्ट ऑलरेडी एक जेनेटिसिस्ट की थी, जिसमें उसने लिखा है, वो रिपोर्ट है, हम कई बार अपने फेसबुक पर शेयर किए हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि ये लोग कम से कम, इनका जो ये मिलता है, मतलब इनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 62,000 साल पुराना, यानी कि हमारे करवाने से काफ़ी पहले की रिपोर्ट है। वो हम बनाए, हम उसको लगाए हैं। कोर्ट ने उसको मान लिया? कोर्ट ने माना, नहीं मानने का क्या सवाल है उसमें? वो तो एक जेनेटिसिस्ट का रिपोर्ट है, वो AK श्रीवास्तव का रिपोर्ट थोड़ी है। हम तो कभी दावा नहीं किए कि हमने कुछ किया। हमारे पास, हमने जो किताबें पढ़ी और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आए, हमको मिले और जो हमने पढ़े, जब हम कन्विंस हुए उसके बाद ही मेरी पिटीशन बनी। नहीं तो इतना 6 महीना 7 महीना हमको लगा बनाने में, फिर 2 महीना हम लोग उसको फाइनल करने में लगाए, लगभग साल भर लगा उस पिटीशन को बनाने में। तो बिना पढ़े, बिना सोचे समझे थोड़ी ही बनाए। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम गए झारखंड आंदोलन में, मेरी उम्र 20 साल की थी, उस समय तो हमको पता ही नहीं था कि आदिवासी और कुर्मी में क्या फ़र्क है, सिवाय इसके कि भाई टेक्निकली ये इनको आदिवासी कहते हैं और टेक्निकली इनको ओबीसी कहते हैं। हाँ, वो ओबीसी में है, इससे ज़्यादा हम जानते नहीं थे, कभी उसमें गए नहीं। लेकिन जब इनका पिटीशन बनाने लगे, और पिटीशन बनाने के लिए जब हमको पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब हमारे पास डॉक्टर महतो आए और उन्होंने कहा कि देखिए वकील साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कोई आज के मित्र नहीं, वो मेरे प्रो बोनो डॉक्टर हैं। तो जब वो आए मेरे पास तो हमको, अब उनको ना नहीं कह सकते थे,
तो इसलिए हमको ये केस लेना पड़ा। और वो सारे दस्तावेज लेके आए। फिर एक अर्ली इंडियंस एक किताब है, फिर डेविड रीच की किताब है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर, मतलब होमो सेपियंस पर। ये सारी किताबें हमको पढ़नी पड़ी। पढ़ने से क्या हुआ कि मेरा बायोलॉजी का नॉलेज एकदम डिफरेंट लेवल पर चला गया, जीरो जो हो गया था। 86 के बाद मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी। वकील साहब, ये है कि अभी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में फिर से जो कुर्मी समुदाय है वो रेल रोको आंदोलन शुरू किया, मतलब फिर से एक बार उफान में है चर्चा। आप जो है किस तरीके से इस मांग को लेकर देख रहे हैं? क्या रास्ता कोर्ट से निकलेगा, संसद से निकलेगा, या रेल रोके आंदोलन से? देखिए, सवाल है कि कोई समस्या है देश में, उसका समाधान होना चाहिए, चाहे कोर्ट के आदेश से हो जाए, चाहे पॉलिटिकली हो जाए। ये मांग क्या रहे हैं जो कुर्मी है, वो क्या मांग रहे हैं? वो कोई नहीं, स्टेटस से पहले वो एक सिंपल सी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने 1913 के नोटिफिकेशन में हम थे। देखिए, आप सबसे पहले इस बात को समझिए, 1865 में सक्सेशन एक्ट बनाया अंग्रेजों ने। तो जो सक्सेशन एक्ट बनाया वो एकदम डिफरेंट था। जो हिंदू यहाँ के थे उन्होंने मान लिया, जो मुसलमान थे उन्होंने भी मान लिया, जो क्रिश्चियन थे उन्होंने भी मान लिया, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी मान लिया। लेकिन आदिवासी जो यहाँ के थे झारखंड के, उन्होंने नहीं माना उसको। उन्होंने कहा कि भाई ये हम पर लागू नहीं होता। उस आदिवासी में तो ये भी थे ना, कुर्मी भी थे ना। तो जो एग्जम्पशन दिया गया कि भाई ये जो 1865 का सक्सेशन जो एक्ट है वो इन पर लागू नहीं होगा। किस पर लागू नहीं होगा? झारखंड में रहने वाले तमाम आदिवासियों का। तो उस समय तो आदिवासी थे ना। ये हम 1865 की बात बता रहे हैं। नोटिफिकेशन आया 1913 में। फिर जब नया एक्ट बना, यानी कि 1925 में जब सक्सेशन एक्ट बना, उसको एबॉलिश कर दिया गया, नया बना। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हमको तो एग्जम्पशन था उस समय, तो 1931 में फिर इनको एग्जम्पशन दिया गया। तो भाई 13 और 1931 में तो ये थे ना आदिवासी, इनके ऊपर में वो कानून लागू नहीं था, आपके ऊपर में नहीं लागू था। उस समय तो कोई झगड़ा नहीं था। आज किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? आज किस बात के लिए? जो वर्तमान परिस्थिति है, अब भी जान रहे हैं किस बात को लेकर झगड़ा है। रिजर्वेशन के लिए झगड़ा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, पेशा को लेकर। कुर्मी कहता है कि भाई आपने जितने भी कानून लगाया है उससे में मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकली सत्ता में हिस्सेदारी, वो सब कुछ खत्म हो गया। आदिवासी समाज को डर है कि कल आप आएंगे तो हमारी हिस्सेदारी जो है खत्म हो जाएगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनको डर है, और दोनों तरफ से इनका है कि भाई हमारा, आपने जब तक हमको नहीं शामिल करेंगे हम तो कहीं भी नहीं हैं। इसलिए कि तो उस डर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? वर्तमान परिस्थिति में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलनी चाहिए उनके फेवर में? देखिए, करीब 4000 साल, 3500 साल से हम लोग इस देश में फॉरवर्डों के राज में रहे हैं ना। हम जानते हैं जो जाति प्रथा थी उसमें जो फॉरवर्ड लोग हैं वो रूल करते थे। जो बैकवर्ड लोग हैं उनका एक दूसरा काम था। माने जाति के आधार पर उनका काम था नाई का काम, हजामत बनाना, बढ़ई का काम जो शर्मा लोग हैं बढ़ई उनका लकड़ी का काम। तो काम के आधार पर बैकवर्ड कम्युनिटी बनाई गई। और फिर जो सबसे नीचे का काम करने वाले थे उनको हरिजन कहा गया, या डोम चमार, जो भी हम लोग कहते हैं। इसको तोड़े ना, हम लोग नहीं तोड़े। 1950 में जब हम संविधान बनाए तो हमने क्या कहा कि जात के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कहा ना। 3,500 साल हम लोग जाति व्यवस्था के अंडर में रहे, जिसमें 4-5 कास्ट जो हैं ऊपर में रहे। ब्राह्मण सबसे ऊपर रहा, उसके बाद बीच में बैकवर्ड रहे, उसके बाद नीचे दलित रहे, है ना। मतलब हरिजन रहे, जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा, दलित हरिजन। लेकिन हमने जब संविधान बनाया, ये अलग बात है कि जाति खत्म नहीं हुई, लेकिन जब संविधान बनाया हम लोगों ने तो हमने कहा ना कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं चलेगा। तो संविधान के हिसाब से तो हमने कास्ट खत्म कर दिया। भले आप मानते हैं शादियां कास्ट में ही होती, वो एक दूसरी बात है, लेकिन संविधान, हाँ, आरक्षण हर फैसले उसी पर हो। हाँ, आप जात के आधार पर करते हो दूसरी बात है। लेकिन देखिए, आरक्षण एक दूसरा चीज़ है। आरक्षण हमने इसलिए रखा कि हमको लगा कि केवल संविधान में ये कह देने भर से कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं होगा, जातियाँ ख़त्म नहीं होगी। आरक्षण लोग आरक्षण का क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आरक्षण जो है वो जात को ख़त्म करने का एक सिस्टम है। मेरा सवाल ये है कि क्या क्या चीज़ें फेवर में हैं जिनके आधार पर लगता है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलेगा? एक जो आरक्षण वाली बात कुर्मियों के खिलाफ है वो तो गलत आरोप है। हम क्या कहें, गैर वाजिब, बेवकूफ़ाना ये तर्क है वो। इसलिए कि जब वो ओबीसी हैं ना तो उनको आरक्षण नहीं है।
आदिवासियों को जितना आरक्षण है ओबीसी को भी आरक्षण है कि नहीं है। तो ये अगर आदिवासी बन जाएंगे तो इनका ही आरक्षण न मिलेगा, उनका आरक्षण इनको क्यों मिलेगा। बल्कि ये अगर मान लीजिए कि कम्युनिटी बढ़ जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमारा 27% आरक्षण है, तो ठीक है आपका 27% आरक्षण है, इनका भी आरक्षण है, बैकवर्ड का आरक्षण है। झारखंड में अगर बाहर के लोगों को आप निकाल दें, मतलब जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, तो यहाँ कौन लोग हैं? यहाँ ट्राइबल हैं, पुराने ट्राइबल जो बाहर से आए, यानी कि जो चीन की तरफ से आदिवासी हाँ, मूलवासी, आदिवासी मूलवासी यही लोग हैं, यही लोग हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि सबको आप आदिवासी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? 50% से ज़्यादा आरक्षण हो जाएगा। नहीं समझे? अगर हम इनको बना दें, इनको अगर डिक्लेयर भी कर दिया जाए आदिवासी, तो जनसंख्या इनकी बढ़ के हो जाएगी 50%। तो पहले जो जनसंख्या थी उसको था 27% आरक्षण। ये जो जनसंख्या जो ओबीसी बन जाएगी तो ये अपना आरक्षण लेके न जाएगी कि छोड़ के जाएगी, या किसके लिए छोड़ के जाएगी? कोई तो है नहीं। तो अगर ये दोनों लोग, मतलब दोनों समूह अगर आदिवासी कहलाने लगेंगे तो जैसे इनकी जनसंख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगी, वैसे ही इनका आरक्षण भी 50% से ज़्यादा हो जाएगा। एक तर्क जो बार बार आपके कहा जाए कि अखिलेश जी जो दलील दे रहे हैं उसके आधार पर अगर इस तरह के कुछ भी फैसले अगर उनके हक में आता है तो डर है कि जिस तरह से मणिपुर में जिस दो समुदायों के बीच में हिंसा फैली है वो झारखंड में भी हो जाएगा अगर इस तरीके का अगर कुर्मी को आदिवासी का स्टेटस मिलता है। क्या अखिलेश जी बोल रहे हैं लोग कि अकील साहब क्या जो है झारखंड को मणिपुर बनाना चाहते हैं? देखिए, झारखंड को मणिपुर बनाने की हैसियत इस राज्य में किसी कम्युनिटी की नहीं है, किसी के नहीं है। संथाली हैं कितने? 28 लाख। 28 लाख लोग 1.5 करोड़ लोगों से लड़ेंगे? मैंने आप क्या चाहते हैं? लड़ेंगे तो झारखंड खत्म हो जाएगा। एक तो आप जो बृहद झारखंड की मांग थी आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। जेएमएम ने खास तौर पर, जेएमएम को मैं दोषी मानता हूँ, जेएमएम ने खास तौर पर डाइल्यूट किया और आप एक कटा फटा झारखंड ले लिए, बिहार से केवल काट के। आप उड़ीसा से नहीं काटे, आप बंगाल से नहीं काटे, है ना, छत्तीसगढ़ से आप नहीं काटे। आपने जो बृहद झारखंड की बात थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और आप 28, मान लीजिए सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है आदिवासियों की, तो उनका 28 लाख उनकी आबादी है झारखंड में, और कुर्मियों की आबादी है 1.5 करोड़। तलवार निकाल के लड़ेंगे आप उनके साथ, या तीर धनुष निकाल के एक दूसरे को मारेंगे? क्या बकवास कर रहे हैं फालतू। दूसरे हैं मुंडा, 12 लाख है मात्र। उरांव की तो गिनती नहीं है। लड़ेंगे आप? उड़ाव की कितनी होगी? 4-5 लाख आबादी है। 5 लाख की आबादी जो है 1.5 करोड़ आबादी के साथ आप लड़ेंगे? लड़कर फैसला तो नहीं होगा ना। यही हम बोल रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हो? आप ये बात बोल कैसे रहे हो? हम इसीलिए पहली बात बोले, तो हम इनको डिस्करेज करना चाहते हैं। आपकी औकात नहीं है लड़ने की, और कुर्मी लड़ना नहीं चाहते हैं। कुर्मी को तो मालूम है कि हम 1.5 करोड़ है ना। कुर्मी ने कभी आज तक कहा कि हम किसी आदिवासी के खिलाफ हैं? आप बताइए, कौन अच्छा है? ये आदिवासी लोग अच्छे हैं कि कुर्मी लोग अच्छे हैं? कौन अच्छा है? एक कुर्मी का नाम आप बताइए, एक कुर्मी लीडर जिसने संथालियों के खिलाफ कुछ बोला हो, उरांव के खिलाफ बोला हो, या मुंडा के खिलाफ बोला हो, या हो के खिलाफ बोला हो। आप एक कुर्मी लीडर का नाम बताइए। नहीं ना बोला है। लेकिन इनके खिलाफ बोलने वाले देखिए छुट भैया 50 ठो हैं। एक ठो उसमें एक नाम भी आप लिए, कौन, क्या, डूंग बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने कहा कि आप रेल इनकी औकात नहीं है लड़ने की। रोक देंगे अगर आप रेल रोकेंगे। हम तो बोल ही रहे, इनकी औकात नहीं है लड़ने की, इनकी औकात नहीं है। कुर्मी अगर नाराज हो जाए ना तो ये फिर जंगल में भागना पड़ेगा इनको, या जहाँ से आए हैं वहाँ जाना पड़ेगा। ये गुस्सा नहीं दिलाएं, हम गुस्साते नहीं हैं नॉर्मली, क्योंकि भाई हम सब आदिवासी हैं। किस बात के लिए लड़ाई हमको तो आज तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लड़ेंगे तो फिर आप जहाँ से आए हैं, आप आए हैं लाओस से, लाओस जाना चाहेंगे आप आए हैं कंबोडिया से, आप जाएंगे कंबोडिया। आप आए हैं वियतनाम से, जाएंगे वियतनाम। आप आए हैं चीन से, आप जाएंगे चीन। आप लड़ेंगे तो जाना पड़ेगा आपको। इसलिए फालतू बात नहीं करिए कि ये मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर एकदम एक अलग किस्म की, मणिपुर में जो सिचुएशन है एकदम अलग किस्म का है। झारखंड बिल्कुल अलग किस्म। झारखंड में कभी आदिवासी बनाम कुर्मी जैसा कोई झगड़ा रहा ही नहीं। इसलिए नहीं रहा कि कुर्मी 1.5 करोड़ आबादी होने के बावजूद ये वायलेंट कम्युनिटी नहीं है। इसने कभी भी किसी आदिवासी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात ही नहीं बोली, जबकि ये सब लोग आके कुर्मियों की ज़मीन पर रह रहे हैं। देखिए, ये जो मुंडा हैं या संथाली हैं या उड़ाव है, ये सब तो बाहर से आए ना।
बाहर से आके किसके ज़मीन पर रह रहे हो तुम? कुर्मी की ज़मीन पर रहे हो। तो जो आपको ज़मीन देके बसाया, आप उसके खिलाफ आज बोल रहे हो। ये तो आपका तर्क है ना, उनका तो तर्क है कि भाई इनको तो 200, ये तो हमारे ज़मीन पे 200 साल पहले अंग्रेज लेकर आए कुर्मी को। उनका तर्क ये है जब उनके, इसका कोई वो लोग तो बोलते हैं गुजरात महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ से इतिहास बताएं ना। देखिए, दो ही तरीका है, या तो आप इतिहास बताएंगे, तो इतिहास में माइग्रेशन हुआ है। जैसे ये जो जेनेटिक्स वाले जो लोग बता रहे हैं, डेविड रीच और हमारे ज्ञानेश्वर चौबे जी जो लोग बता रहे हैं, ये तो जेनेटिक्स की परीक्षा करके बता रहे हैं कि कौन कहाँ से माइग्रेट हुआ। जो पहला जो डेविड रीच ने बताया, उसने कहा कि जो होमोसेपियन है उनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है ना। कब हुई? लगभग 3 लाख साल पहले। और उन्होंने बताया कि 70,000 साल पहले एक जत्था जो अफ्रीका से निकला और उसी ने, वो सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ आया। मतलब यहाँ से तर्क उस पर तो बहस हो ही नहीं रही ना। अब जिससे आपने तर्क दिया कि हम 65,000 साल पहले कुर्मी है, वो कह रहे हैं नहीं, कुर्मी तो 200 साल पहले आए जो आदिवासियों की जमीन पर छेद कर रह रहे हैं। मेरे हम तो बोल ही रहे हैं उसको। डेविड रीच ने ये कहा कि 70,000 साल पहले एक होमोसेपियन का जत्था निकला जो ईरान, मिस्र, ईरान इत्यादि होते हुए हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान से भी आगे गया, हिंदुस्तान में रुका नहीं। हिंदुस्तान से फिर इधर बर्मा होते हुए वो ऑस्ट्रेलिया तक गया, क्योंकि वो जेनेटिक जो प्रमाण है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो प्रमाण है, वो ये बताता है कि ये माइग्रेशन हुआ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, दुनिया के जो सबसे बड़े जेनेटिसिस्ट हैं, मतलब जिनका नाम डेविड रीच है, उनकी रिसर्च है। उस रिसर्च में 92 पहला जो रिसर्च हुआ था, 92 पूरे दुनिया के बड़े जेनेटिसिस्ट थे, उसमें हिंदुस्तान के भी बड़े जेनेटिसिस्ट थे। तो ये बात तो हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो जो बायो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 70 साल पहले हुआ। तो 70 साल पहले जो माइग्रेशन हुआ वो कहाँ गया? वो हिंदुस्तान में आया। और हिंदुस्तान में वो कब पहुँचे? 5,000 साल उनको लगा। हिंदुस्तान में जो लोग आए उनको 5,000 साल लगा। तो हिंदुस्तान में जो लोग आए उसमें एक कम्युनिटी है ओंगे, जो रहती है अंडमान और निकोबार में। उनमें मिला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M31। जब हमको लगा, जब हम पिटीशन बना लिए, पिटीशन तो हम पुराना जो एक लोधा कुर्मी आपको बता रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे हमने वो पिटीशन बनाया। लेकिन जब हम लोगों की बात हो रही थी, हम लोग बोले कि क्यों डाउट में रहें, हम लोग ये करा ही लेते हैं। ये तो हम लोगों ने बात की, जो CCMB के हैं, हैदराबाद के जो हैं, उनसे, मैं अचानक नाम भूल गया उनका, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे। और फिर उसके बाद इनसे बात हुई। तो वहाँ CCMB में पैसा लग रहा था काफ़ी, तो समझिए कि लगभग 1-8 करोड़ रुपया लगता। तो उतना इकट्ठा करना एक बड़ा काम था। जब इनसे बात हुई ज्ञानेश्वर चौबे से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर देंगे, हमारे पास कुछ फ़ंड है, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास जितना फ़ंड है उससे होगा नहीं, तो समय लगेगा। इसीलिए देखिए अभी तक रिपोर्ट आई नहीं। तो उन्होंने किया। तो हम जब पहली रिपोर्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रिपोर्ट आई, तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। हमने कहा कि क्या मिला आपको, क्योंकि एक रिपोर्ट तो उनके पास भी थी ना, जो लोधा कुर्मी की पहले उनकी रिपोर्ट नहीं है, वो पहले किसी और की रिपोर्ट है, उनके पास भी थी, मेरे पास भी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो हमने कहा कि क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि भेजा हमको, मेरे व्हाट्सएप में है। उन्होंने कहा कि बहुत आश्चर्यजनक रूप से लगभग 30% जो ब्लड सैंपल्स थे उसमें हमको M31 मिला है। ये M31 उनमें मिला था, ओंगे लोगों में मिला था। तो ये तो हमने नहीं किया ना। नहीं, सवाल ये है वकील साहब मेरा कि लास्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, समाधान क्या होगा, रास्ता क्या होगा? इसलिए कि इस मामले पर जब भी हम देखते हैं कि कुर्मी लगातार पिछले कई सालों से साल में एक बार ज़रूर आंदोलन करता है, रेलों को या डहर छेक को या इस तरह का, और कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन जिसको इस पर फैसला देना है वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से पहल, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो चुप है, चुप्पी साध रहा है। बयानबाजी सिर्फ क्या हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, कुछ कुर्मी समुदाय की तरफ से, और बाकी जो है उनके विरोध करने वाले जो आदिवासी है। तो ये जो लड़ाई सड़कों पर हो रही है, जो मीडिया के थ्रू हो रही है, बयानबाजी हो रही है, जिसको करना है वो तो चुप है, संसद चुप है, केंद्र सरकार चुप है, वो राज्य सरकार भी चुप है। जो कल तक जेएमएम ने रिकमेंडेशन किया था, जिन लोगों ने इस मांग को लेकर साइन किया था, अब वो भी इस पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। आप जाकर हेमंत सोरेन सरकार से कुर्मी जाकर पूछ सकते हैं, क्या आज उस बयान को लेकर वो तैयार हैं? क्या सत्ता मिलने के बाद, सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने रिकमेंडेशन जरूर किया। तो परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या रास्ता? देखिए, रास्ते से पहले आप एक बात समझिए कि 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं हिंदुस्तान में। नेशनल लेवल पे बीजेपी है ना, कांग्रेस बहुत साइलेंट है, चुप है। हालांकि कांग्रेस का भी बहुत दोष है
क्योंकि ये जो निकला उस समय तो कांग्रेस थी ना, गलती से निकला, सही से निकला, अनजाने में निकला, जानबूझ के निकला, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने निकाला ना उसका नाम उस लिस्ट से, 1950 की लिस्ट से आपने निकाला, लेकिन कांग्रेस आज बिल्कुल चुप है। तो हम कांग्रेस पर बात नहीं करते, हम दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी पर बात करते हैं। एक नेशनल लेवल पर है बीजेपी और एक झारखंड लेवल पर है झामुमो। देखिए जेएमएम अब जो स्थिति हो गई है, हालांकि उसमें जब वो बनी थी तो बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले थे विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन ने नहीं बनाया था, आप जान लीजिए। ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो और साथ में एक सीताराम शास्त्री थे, मेरे मित्र थे और मेरे गार्डियन भी थे, अब नहीं है इस दुनिया में। इन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, आदिवासियों का संगठन। बनाने वाले महतो। शिबू सोरेन जी को लाया गया क्योंकि उनको भी लगता था कि हम तो बैकवर्ड हैं। विनोद बिहारी महतो जी जो थे, अब उनके ज़माने में तो ये बात नहीं आई ना कि वो क्या नाम है, जेनेटिकली भी आदिवासी हैं, ये बात तो नहीं आई उनके सामने। तो उनको सजेस्ट किया गया कि भाई किसी आदमी को ले आइए, कोई क्या नाम है, संथाली को ले आइए, किसी मुंडा को ले आइए, मांझी महतो। हाँ, उस समय शिबू सोरेन साहब जो हैं उनका थोड़ा सा दबदबा था धनबाद क्षेत्र में, और वहाँ से उनको पकड़ के ले आया गया और उनको लीडर बनाया गया। तो शिबू सोरेन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले नहीं हैं, ये गलतफहमी हटा देनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ये जो कम्युनिटी ओबीसी में है, बीजेपी को लगता है कि अगर ये आदिवासी हो गई तो हमको वोट नहीं देगी। एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए। भाजपा के लोगों को लगता है कि अगर ये कम्युनिटी आदिवासी हो गई तो हमारा वोट बैंक जीरो हो जाएगा। आज जो भी मिल रहा है, हालांकि 100% इनको नहीं मिलता है, वो वोट बढ़ता है। आप मान लीजिए कि अभी अगर हम कांग्रेस को गायब कर दें तो आप मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा जेएमएम को मिलता है और 40% तो है अभी तो जयराम आएंगे सब में थोड़ा हाँ बिल्कुल। नहीं, सुदेश महतो तो बीजेपी के साथ है ना, उसके चलते बीजेपी का क्या नाम है लगभग 40-50% के आसपास उनको इसका वोट मिल जाता है कुड़मियों का। और 50% वोट अभी भी ट्रेडिशनली जो है इसके जेएमएम के साथ में है ना। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इनको आदिवासी का दर्जा मिले, क्योंकि उसको सीधा लगता है कि अभी 50% वोट है, जीरो हो जाएगा, सिंपल। इतनी राजनीति जो हम किए हैं इतने साल झारखंड की राजनीति, तो हम आपको साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी इनको नहीं देगी आदिवासी का दर्जा, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जैसे ही ये आदिवासी बनेंगे हमारा वोट बैंक जीरो हो जाएगा और हमको हो सकता है कि यहाँ 10 सीटें नहीं आए, ये भी बीजेपी को लग रहा होगा, तो बीजेपी नहीं देगी। क्लियर बात। जेएमएम के साथ मुश्किल दूसरी है। जेएमएम सीधे खुल के आएगी नहीं कुड़मियों के खिलाफ, क्योंकि उनको मालूम है कि 50% से ज़्यादा वोट जो उनका है वो कुड़मियों का है ना, तो सीधे नहीं आएगी। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अभी जेएमएम में वर्चस्व किसका है? शिबू सोरेन जी के परिवार का है, मुख्यमंत्री हैं उनके बेटा, है ना, और उनका पूरा खानदान राजनीति में है। सारे के सारे लोग एमएलए बनना चाहते हैं, जो पैदा हुआ वही एमएलए बनना चाहता है ना। तो ये जो राजतंत्र है, जैसे लालू यादव का राजतंत्र, मुलायम सिंह यादव का राजतंत्र, सब तो राजी तंत्र है ना। बीजेपी में आप देख लीजिए राजतंत्र, हाँ, कि वे बाप दादा थे तो बाप हो गए, बाप के बाद बेटा हो गया, मतलब राजनीति तो पूरा राजतंत्र हो गया हिंदुस्तान में। तो जेएमएम में जो लीडरशिप है वो समझिए कि पूरे कंट्रोल में जो लोग हैं वो लोग सोरेन लोग हैं, यानी कि माझी लोग हैं, माझी नहीं क्या संथाल, हाँ माझी लोग हैं। तो रास्ता वही में अब उनको लगता है कि अगर अच्छा उरांव लोग उनको चैलेंज करने की हालत में है नहीं, मुंडा भी एक तरह से, क्योंकि 12 लाख और 28 लाख का फ़र्क है। संथाली 28 लाख है, मुंडा 12 लाख है, तो मुंडा लोग जो हैं वो पीछे चलेंगे। ये तो बिना पिंदी के लोटा हैं, क्या नाम है इनकी तो गिनती ही नहीं है, 4-5 लाख बड़ी मुश्किल से होंगे उरांव लोग, ये पीछे चलेंगे। तो इन दोनों कम्युनिटी से उनको कोई खतरा नहीं है, तो उनको लगता है कि बस मेरे परिवार का तो शासन चलेगा। हेमंत सोरेन को ये लग रहा होगा कि भाई मेरे शासन, अगर हम नहीं चीफ मिनिस्टर बने तो बीजेपी का बनेगा, और बीजेपी का नहीं बनेगा तो हम बनेंगे, यानी कोई रघुवर दास जैसा आदमी बनेगा, अर्जुन मुंडा जैसा आदमी बनेगा, बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी बनेगा बीजेपी से, या फिर हम बनेंगे, ये उनको लगता है। और ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन अगर कुर्मी बन जाएंगे आदिवासी तो इनकी जनसंख्या हो जाएगी 52%, और यहाँ पे झारखंड में आधा आधा हो जाएगा, तब ये थोड़े दावा चलेगा। ये सबसे बड़ा डर है, ये सबसे बड़ा डर है सत्ता जाने का, राजतंत्र, सत्ता जाने का। किसको डर है? हेमंत सोरेन को डर है। जेएमएम को कोई नुकसान नहीं होगा, आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इनके आदिवासी बनने से तो आदिवासियों को फायदा होने वाला है, झारखंड को फायदा होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो लागू नहीं हुआ है वो सब लागू हो जाएगा। ये सब जो यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन वगैरह जो बन रहा है ये सब नहीं बनेगा कुछ भी,
ये जो जमीन कब्जा करके टाटा वाले और दूसरे लोग बोकारो वोकारो में जो बैठे हुए हैं आदिवासियों की और कुड़मियों की ज़मीन लेके, ये सारी ज़मीनें खाली करनी पड़ेगी इनको, है ना। तो डर इस अब ये लो, अब देख लीजिए इनका रोल क्या है। इन्होंने बनाया ना इंडस्ट्रियल टाउन, हेमंत सोरेन ने बनाया। उनको मालूम है कि ये सारी ज़मीनें जो हैं आदिवासियों की है और करीब 70 से ज़्यादा % जो ज़मीन है वो कुड़मियों की है, तो उनकी तो है नहीं, इसलिए बना दिया इंडस्ट्रियल टाउन। तो अगर कुड़मी बन जाएंगे आदिवासी और 52% की जनसंख्या का जब कंट्रोल हो जाएगा झारखंड पर, तो उनका जो राजतंत्र है वो खत्म हो जाएगा। हेमंत सोरेन तब नहीं बन सकेंगे मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा नहीं बन सकेंगे, बाबूलाल मरांडी नहीं बन सकेंगे, तब महतो लोग भी बन सकेंगे। और महतो लोग बन सकेंगे तो ये जो अभी जो बंदर बांट या क्या नाम है ज़मीन की लूट जो चल रही है वो बंद हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर। कुछ बोलना है और? हाँ, लास्ट अंतिम बात, तो इसमें ये जो इनको कुड़मियों को आदिवासी नहीं बनाने के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू भी है। क्योंकि कुड़मी अगर आदिवासी बन गए तो जो जल जंगल और ज़मीन को जो लूट है झारखंड में वो बंद हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि 52% जनता के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते, ठीक है ना। टाटा नहीं रहेगी। टाटा फिर अभी जो इनका जो डोमिनेशन है कि जो चाहे करवा लेते हैं चीफ मिनिस्टर से और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ये चलेगा नहीं। तो केवल ये राजनीतिक मसला नहीं है, आरक्षण का मसला तो बिल्कुल नहीं हो, मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक मसला लिमिटेड है हेमंत सोरेन तक कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अर्जुन मुंडा जैसे लोग अब बनेंगे भी नहीं, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग अब कभी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेकिन कुड़मी अगर आदिवासी बनेगा तो कुड़मी के लोग मुख्यमंत्री झारखंड के बनेंगे। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है टाटा जैसे और दूसरे कंपनियों का, जिसके चलते इनको नहीं बनाया जा रहा है, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। चलिए, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन सवाल वही जो मैंने कहा कि भाई जो इस देश में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जिनको इस मसले को लेकर चर्चा करना चाहिए, चाहे फैसला करना चाहिए, लेकिन देखा ये जा रहा है कि भाई सालों दर साल इस मामले को सिर्फ टाला जा रहा है। कोई समाधान कंक्रीट तरीके से नहीं निकल रहा है, बल्कि पार्टियां इस पर, राजनीतिक जो पार्टियां खामोश हैं। जो समर्थन भी दे रहे हैं वो अपने फ़ायदे नुकसान को बड़े टटोल कर दे रहे हैं कि भाई इसको समर्थन करने से हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या कहीं समर्थन ना देकर मेरी चूक तो नहीं हो जाएगी, उसको भी टटोल कर लोग दे रहे हैं उस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब बात इतिहास, तथ्य और कानून संविधान के तरीके से होगा तो लगता है कि रास्ते निकलेंगे, नहीं तो सड़क पर सिर्फ बहस चलता रहेगा। तर्क और कुतर्क दोनों चल रहे हैं। इसमें आपको है कि आप किस तरीके से फैसले करते हैं, इस पूरे मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को सत्ता छीनने का भी डर है, किसी को हाथ से पावर फिसल ना जाए उसका भी है। तो अपने सहयोगी सी एस रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।